देखो ये आपने पश्चिमी घाट पढ़ा था। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट। ये आपने देखा होगा, ये श्रृंखला है, बीच में से कुछ टूटी फूटी है। ये पूरा जो भाग है ये है पूर्वी घाट। वेस्टर्न घाट हमने पढ़ लिया, बात है ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट जो है ये इसकी तरह सतत लगातार नहीं है, बीच में से कटा फटा हुआ है। तो इसका विस्तार जो है वो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, पश्चिमी घाट। ये रहा आपके पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इसका विस्तार पूर्व में महानदी घाटी से, याद रखना इसको, शुरुआत कहां हो रही है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है। ये बात आपको पता रखनी है। इसका विस्तार शुरू कहां से होता है, अर्थात इसका जो फैलाव है वो है कहां तक। ये उड़ीसा है और उड़ीसा के अंदर जो महानदी बहती है और वहां की जो नदी घाटी है उड़ीसा से शुरू होता है महानदी घाटी का क्षेत्र जो है, और यहां से लगा करके आप सीधा यहां तक ये पूरी घाट है। लेकिन ये समानांतर नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियां गिरती है उसने इसको काट दिया है। नीलगिरी पर्वत तक है, यह अनियमित है, अर्थात सतत नहीं है। जैसे कि पश्चिमी घाट था वैसा नहीं है, यह अनियमित है। वजह क्या है कि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया है। तो कारण भी आपको पता चल गया, ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है। बंगाल की खाड़ी में चाहे वो महानदी हो, चाहे आपका एक गोदावरी हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, जो भी हो, ये सारी जो नदियां हैं, पेन्नार है, उन्होंने इसको काट दिया। तो ये पूर्वी घाट लगातार नहीं है और ये कटा फटा है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है महेंद्रगिरी, 1500 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है, ये याद रखना आपको, ये है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, और इसकी जो हाइट है वो है बेटा 1500 मीटर। देखिए समय समय पर जो पिक्चर्स डिस्प्ले होते हैं उससे आपको पता रखना है कि क्या है, कौन सा मैप है, इसकी लोकेशन क्या है, जो टॉपिक चल रहा है उससे उसको कोरिलेट करके आपको पढ़ना है। तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके इसके जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट के उत्तर पश्चिम में शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट के उत्तर पश्चिम में शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां। ये भी प्रश्न कई बार आता है एग्जाम में कि शावेरी की पहाड़ियां, शेवराय और जावेड़ी की जो पहाड़ियां, उसका संबंध भारत के किस भौतिक भाग से है। तो ये आपको पूर्वी घाट ये पता रखना है। तो अब एक पूर्वी घाट का छोटा सा टॉपिक था, इसका वापिस एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हाँ, इसको देखो मैंने पश्चिमी घाट लिख दिया, इसको पूर्वी घाट कर देते हैं। पूर्वी घाट, चलिए पश्चिमी घाट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, इसका विस्तार शुरुआत में आपको पता रखना है कि महानदी से लगा करके नीलगिरी पर्वत तक। पहला बिंदु आपको यह बनाना है। दूसरा, ये अनियमित है, इरेगुलर है, और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है उसकी वजह से ये कटा फटा। आपको देखो पहले यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, फिर थोड़ा यहाँ पर है, फिर थोड़ा इस तरह से ये मुड़ा हुआ है। ये अनियमित है, सतत नहीं है, लगातार नहीं है। इसके बाद में इसकी जो सर्वोच्च शिखर है इसका वो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट का। ये याद रखने लायक बात है। पूर्वी घाट का जो उत्तर पश्चिम इलाका है, ये देखिए, ये उत्तर और ये पश्चिम, तो यहां पर आपको शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां मिलेगी। अब हम बात करते हैं भारत के एक और भौतिक प्रदेश, ये आपका गुजरात है। उसके बाद में ये यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका थार का रेगिस्तान। ये राजस्थान के अंदर
और कुछ थोड़ा सा गुजरात में। इसको हम कहेंगे थार का रेगिस्तान, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया या महामरुस्थल, कुछ भी कह दो, एक ही बात है, महामरुस्थल। तो अब हम पढ़ेंगे भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार का रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो गर्म रेगिस्तान है, वो है सहारा का रेगिस्तान, जो कि उत्तर अफ्रीका में। लेकिन हम भारत के रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, थार के रेगिस्तान की। ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का रेगिस्तान स्थित है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित, देखिए राजस्थान के अंदर स्थित है ये ज्यादातर, और इसका पूर्व में विस्तार नहीं हुआ। इसकी एक वजह अरावली पर्वतमाला भी है। ये अरावली रेंज इस तरफ से है राजस्थान के अंदर, ये इस तरह से, तो इसका जो पश्चिमी भाग है वो थार का रेगिस्तान है। अब इसके पूर्व में इसका विस्तार नहीं हुआ। इसकी वजह यही है कि अरावली पर्वतमाला आ गई बीच में। जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तब ये बात हमें पता चलती है कि क्या कारण है कि थार का रेगिस्तान अरावली पूर्व दिशा में प्रसारित या उसका विस्तार आगे नहीं बढ़ा। तो अरावली पर्वतमाला, तो अरावली के पश्चिमी किनारे पर थार का रेगिस्तान स्थित है। ये पूरा बालू टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है। बालू का मतलब होता है रेत, तो बालू टिब्बो मतलब रेत की पहाड़ी, रेतनुमा पहाड़ियां होती हैं, उसको हम बालू टिब्बे कहेंगे। तो बालू टिब्बों से ढका तरंगित मैदान है। लहरें, ऐसा लगता है जैसे कि रेत का समुद्र हो, और जैसे समुद्र में लहरें पड़ती है ना, इस तरह से आपको, इस तरह से ये ऐसे रेत में धोरे टिब्बे है ना, ये रेत की पहाड़ियां, और पहाड़ियों में आपको ऐसे नजर आएगा। बहुत खूबसूरत नजारा होता है, उसका एक अलग ही आनंद है ना। यहाँ पर चूंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है, हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता भी है कि जहां पे रेगिस्तान होगा वहां पर वर्षा कम होगी। तो प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है रेगिस्तानी क्षेत्र में। प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा। रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वर्षा तो कम होना लाजमी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर वनस्पति और लोग बिल्कुल कम है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी विशेषता, न्यून वनस्पति, न्यून का मतलब कम, 7th में पढ़ रखा है हमने बहुत अच्छे से। न्यून वनस्पति तथा कम जनसंख्या, लोग भी बहुत कम है, क्योंकि ये रेगिस्तान की विशेषता ही होती है। वहां वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम होगी, वहां पर लोग ऑटोमेटिकली कम रहेंगे, वनस्पति भी कम होगी। यहाँ की जो नदियां है वो बरसाती नदियां हैं, जो वर्षा ऋतु में बहती है। तो वर्षा ऋतु में जो बरसाती नदियां हैं वो बालू में ही विलुप्त हो जाती है, पानी भी उसमें बरसात में आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में बरसाती नदियां रेत के अंदर ही लुप्त हो जाती है, नदियां बालू में ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं आ पाता है, लुप्त हो जाती है। अब लुप्त क्यों होती है? पानी कम होता है, पानी कम होता तो रेत में ही मिलेगी, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगी। पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण यह समुद्र में नहीं मिल पाती। पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण, पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण यह समुद्र में नहीं मिल पाती। कौन? बरसाती नदियां। और राजस्थान या जो रण प्रदेश है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसकी मुख्य नदी है लूनी नदी। लूनी नदी है ना, याद रखना, लूनी नदी ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़, नाग पहाड़ से ये निकलती है और उसके बाद में ये मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है ना। ये लूनी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। फिर यहाँ पर अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। बालू के टिब्बों का मतलब ये है बेटा, देखो ये रेत के धोरे होते हैं ना, इसमें ऐसी आकृति पड़ती है अर्धचंद्राकार, इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे बरखान। बरखान क्या होता है? रेत के अर्धचंद्राकार टीले, याद रखना, टीले या टिब्बे।
बरखान कह दो, बरकान कह दो, एक ही बात है। इसको, ये जो टीले होते हैं उसको स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। रेगिस्तानी जो रेगिस्तान के जो टीबे है उसको मारवाड़ी में या फिर ठेठ राजस्थान में इसको धोरे कहेंगे। तो ये है आपके भारत का महामरुस्थल, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। वापिस हम इसको एक बार देख लेते हैं। लोकेशन है इसकी राजस्थान में और कुछ गुजरात में, लेकिन राजस्थान में अरावली के पश्चिम में इसका विस्तार है। राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं 12, वो पूरे के पूरे मरुस्थलीय जिले हैं। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में स्थित पहला पॉइंट बनाएंगे। दूसरा, ये बालू टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है, रेत ही रेत है, रेत का समंदर है। फिर यहाँ पर जो वर्षा है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। चौथा पॉइंट, यहाँ की जनसंख्या कम है और वनस्पति भी कम है। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला रेगिस्तान है ये भारत का। उसके बाद में 4-5 में यहाँ पे बरसाती नदियां होती है जो कि रेत में ही विलुप्त हो जाती है क्योंकि उनको बरसात का पानी नहीं मिल पाता है। लूनी नदी यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और यहाँ पर बाड़मेर से होते हुए आगे ये रण प्रदेश में, रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है, फिर वो आगे समुद्र में नहीं मिल पाती। इसके बाद में एक अच्छी टर्म है बरखान क्या है या बरकान क्या है। रेत के अर्धचंद्राकार टीले हैं उनको बरखान कहते हैं और ये इस तरह की संरचनाएं होती है। रेगिस्तान के अंदर या स्थानीय भाषा में इनको धोरे कहा जाता है। जो रेत के बड़े बड़े टीले या रेत की पहाड़ी होती है, इस तरह से रेत की पहाड़ी है ना, उसी को धोरा या टीबा कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा, एक तो पूर्वी घाट देखा और एक रेगिस्तान देखा, महामरुस्थल, ये दोनों आपने देखे हैं। कोशिश मैंने की है आपको समझाने की और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो बाकी है, एक तो आपके पश्चिमी तट और पूर्वी तट और द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। चलिए लिखिए इसको, उसके बाद में फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।